जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शुभम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, क्यों कॉलेजियम सिस्टम पर यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या नया मामला कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर दोस्तों आ गया है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस लेक्चर में, एंड तक जानिए कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम भारत में एक विधि है जिसके माध्यम से जो हमारे उच्चतम न्यायालय हैं और जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों की जाती है। हालांकि समय समय पर इस पर सवाल दोस्तों उठाए जाते रहे हैं और हाल ही में जो भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर हैं यानी कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने इस पर सवाल उठाया है और उन्होंने सीधे और कड़े शब्दों में कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सबसे योग्य उम्मीदवार होते हैं वो छूट जाते हैं और सबसे पसंदीदा उम्मीदवार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नियुक्ति पा जाते हैं। इस प्रकार के आरोप दोस्तों यहां पर किरण रिजिजू ने इस कॉलेजियम सिस्टम पर लगाए हैं। संविधान की दृष्टि से अगर देखें तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 124 का उपबंध 2 और 217 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाती है और उनको नियुक्त दोस्तों किया जाता है। आइए जानते हैं कि भारत में किस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम पर दोस्तों इवोल्यूशन हुआ है और किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको बताएं तो यहां पर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में एक बात ध्यान देने योग्य है कि कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान दोस्तों नहीं है। दूसरी तरफ कि हमारी जो संसद है उसने भी दोस्तों कोई भी यहां पर एक्ट अभी तक दोस्तों नहीं बनाया है कॉलेजियम सिस्टम पर। यह केवल एक परंपरा है जो दोस्तों चलती आ रही है। तो इसके इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले 1981 में फर्स्ट जज केस हुआ था, जब दोस्तों ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो है उनका रिकमेंडेशन जो होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस हो, उनकी नियुक्ति के संबंध में उनके रिकमेंडेशन हो या फिर उनके ट्रांसफर के संबंध में रिकमेंडेशन हो, वो दोस्तों कैन बी रिफ्यूज, यानी उनको रिफ्यूज किया जा सकता है। सीजीआई के जो रिकमेंडेशन होंगे उनको रिफ्यूज किया जा सकता है। ये पहली बार 1981 में दोस्तों कहा गया। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक बात और भी है कि एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी जो है वो जुडिशरी के ऊपर दोस्तों लागू रहेगी जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अगले 12 वर्षों तक। ये पहली बार 1981 में दोस्तों कहा गया। इसके बाद 1993 में सेकंड जज केस हुआ, जब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और उसमें दोस्तों क्या किया, कंसल्टेशन का एक वर्ड रखा कि जिसकी भी नियुक्ति होगी वो कॉलेजियम के कंसल्टेशन से ही होगी। हालांकि इस कॉलेजियम में जो सीजीआई हैं उनका इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगा, बल्कि इसमें 2 वरिष्ठतम जजों के साथ दोस्तों एक पैनल बनाया जाएगा, यानी 2 इसमें वरिष्ठ जज होंगे और साथ में सीजीआई होंगे। इन तीनों के पैनल के द्वारा ही दोस्तों डिसाइड किया जाएगा कि किसको नियुक्त करना है जज के रूप में, किसको नहीं करना है। ये 1993 में दोस्तों सीजीआई के अपने पर्सपेक्टिव को खत्म करने के लिए यहां पे लगाया गया था, ताकि सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन ना रहे, वहां पे सभी का ओपिनियन साथ में आ जाए। इसकी नेक्स्ट बात करेंगे तो 1998 में दोस्तों तीसरा जज केस हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट की इस पैनल को 3 से बढ़ाकर 5 तक कर दिया गया और राष्ट्रपति के रेफरेंस का जो आर्टिकल है 143 उसको द्वारा एक्सपेंड किया गया। कॉलेजियम को अब 3 की बजाय 5 जजों की मेंबर कमेटी बना दिया गया, एक बॉडी बना दिया गया, जिसके अंतर्गत सीजीआई और 4 सीनियर जजों को दोस्तों रखा गया जो नेक्स्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन दोस्तों करते थे। दोस्तों, यहीं पर अगर बात करें कॉलेजियम सिस्टम का हेड कौन होता है, तो इसमें भी दोस्तों कहानी सीधी सी है कि जो हमारे सीजीआई होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वही दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम के हेड होते हैं। इसके अलावा इसमें सीनियर मोस्ट जज होते हैं कोर्ट के। इसके अलावा अगर हम हाई कोर्ट के कॉलेजियम की बात करें तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम के जो चीफ होते हैं वो उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और साथ में 2 मेंबर और होते हैं, 2 सीनियर जज होते हैं जो उसी हाई कोर्ट के दोस्तों रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात तय है कि जजेस को जो हायर जुडिशरी है उनका अगर अपॉइंटमेंट करना है तो वो कॉलेजियम माध्यम से ही होगा। हायर जुडिशरी का मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर यहां पर जजों की नियुक्ति होनी है तो वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही होती है और कॉलेजियम सिस्टम में भी स्ट्रिक्टली जो एज फैक्टर है वो यूज किया जाता है और जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसी को दोस्तों यहां पर नियुक्त किया जाता है अगले जज के रूप में। तो ये दोस्तों एक खास बात यहां पे आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट किस तरीके से यहां पर होता है उसकी भी बात एक बार कर लेते हैं कि किस तरीके से यहां पे अपॉइंटमेंट रहता है बाकी जजेस का।
तीन तरह के पढ़ेंगे। सबसे पहले सीजीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसेस है, और हाई कोर्ट के जजेस की क्या प्रोसेस है, उसको हम लोग यहां पर एक बार देख लेंगे। दोस्तों सीजीआई की हम लोग बात करें तो हम सभी को मालूम है कि सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट है वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों सीजीआई के जो रिकमेंडेशन है वो जो पूर्व सीजीआई होते हैं वो तय करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किस समय सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई है तो वो अपने उत्तराधिकारी का नाम रिकमेंड करके जाता है कि भाई उसके बाद कौन होना चाहिए उत्तराधिकारी उसका। वो नाम राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फिर कैबिनेट की मंजूरी से दोस्तों उसको क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के रूप में दोस्तों नियुक्त कर देता है। लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है एक नियम कि भाई अपना उत्तराधिकारी आपको सीनियर मोस्ट जो लोग होगा उसी को रखना है। 1970 से ये दोस्तों चली आ रही है, 1970 से ये पूरी परंपरा चली आ रही है कि जो भी आपका उत्तराधिकारी होगा वो उस समय जज जो होगा वो सीनियर मोस्ट होगा, उसी को आप रिकमेंड करके यहां पर जाओगे। यानी सीनियोरिटी का यहां पर ख्याल दोस्तों रखा जाता है। अगर इसके बात करें सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज का, तो जब एक बार सीजीआई नियुक्त हो जाता है तो सीजीआई फिर अपने रिकमेंडेशन देता है कि बाकी कौन कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। कॉलेजियम मेंबर से उनका पूरा ओपिनियन लेता है। कॉलेजियम मेंबर के साथ जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए दोस्तों वो चुनता है, और चुनने के बाद दोस्तों एक यहां पर क्या करता है, वो अपने कैबिनेट के पास भेजता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति दोस्तों फिर उनको क्या करता है, अपॉइंट कर देता है। ये कंसल्टेशन जो होता है ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजियम सिस्टम है वो तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ जिस भी हाई कोर्ट के जज को वो चुनता है उस हाई कोर्ट के दोस्तों चीफ जस्टिस का भी वो कंसल्टेशन वहां से लेता है। इस प्रकार कोलिजियम मेंबर्स के द्वारा रिकमेंड किए गए नाम यहां पर लॉ मिनिस्टर तक पहुंचते हैं। लॉ मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचते हैं और उनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट दोस्तों कर देता है। इसी प्रकार अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी दोस्तों नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट होता है। वहां भी यही होता है कि कोलिजियम जो होता है वही दोस्तों इस पर कॉल लेता है। कोलिजियम सिस्टम ही उसके मेंबर जो होते हैं वही दोस्तों यहां पर उसके अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो कोलिजियम, उसमें कौन होता है, सीजीआई होता है, और साथ ही साथ दो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उसी हाई कोर्ट के। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करूंगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कोलिजियम होगा उसके हेड तो सीजीआई होंगे, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो सीनियर जजेस में शामिल होंगे। यही लोग नाम रिकमेंड करेंगे और वो नाम बाद में हाई कोर्ट तक दोस्तों पहुंचेंगे। हाई कोर्ट के बाद दोस्तों राज्यपाल तक पहुंचेंगे और राज्यपाल फिर उन नामों की पुष्टि दोस्तों करके उनको क्या कर देगा, यूनियन लॉ मिनिस्टर तक पहुंचाएगा, और उसके बाद हमारे हाई कोर्ट के जजेस की दोस्तों नियुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार सिंपल प्रोसेस है। कोलिजियम यहां पर मुख्य रोल निभाता है। कोलिजियम के द्वारा बताए गए नाम ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज के रूप में जाते हैं। अब कहानी यह है कि इनके साथ इश्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके सामने जो कोलिजियम को हर समय क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे पहला है एक्सक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव। दोस्तों आपने प्रोसेस देखा, तीनों ही प्रोसेस में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, हाई कोर्ट के जजेस हो या सीजीआई हो, तीनों में ही केवल एक चीज का रोल था और वो है कोलिजियम मेंबर। कोलिजियम मेंबर्स ने जिसको भी रिकमेंड कर दिया वही नाम दोस्तों पार्लियामेंट के पास गया, वही नाम प्रेसिडेंट के पास गया और उन्हीं नामों की नियुक्ति हो गई। यानी यहां दोस्तों एग्जीक्यूटिव की पूरी तरीके से अनदेखी की जाती है, और यहां पर जो हमारी जुडिशरी है वो किसी भी तरीके से अकाउंटेबल भी नहीं होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के प्रति। यानी वो ये नहीं बताती है कि किसी भी नाम को उसने रिकमेंड करा है तो क्यों करा है, वो रिकमेंडेशन क्यों उन्होंने करा है, किन चीजों के लिए करा है, उस पर दोस्तों की कोई जवाबदेही नहीं होती है। साथ ही साथ अगर कोई रिकमेंडेशन गलत भी बैठता है तो उसकी भी दोस्तों कोई भी उनकी जवाबदेही यहां पर नहीं होती है। यह सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इशू हमारे इस कोलिजियम सिस्टम के साथ बना हुआ है। इसके अलावा जो मैं आपसे कह रहा था कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म दोस्तों यहां पर हो सकता है। जब देखिए सारी चीजें मेरे हाथ में हैं, मुझे तय करना है कौन मेरा उत्तराधिकारी बनेगा या कौन यहाँ पे नया जज आएगा, तो मैं इंसान होने के नाते ये कर सकता हूं कि मेरे जो अपने जानने वाले हों या मेरे जो खास हों या मुझे लगता है कि भाई ये वहां अच्छा हो सकता है, उसको मैं चांस यहां पर दे सकता हूं। तो सभी लोग हमेशा से कहते आए हैं कि कोलिजियम व्यवस्था के चलते न्यायाधीश अपने ही लोगों को न्यायाधीश बनाते रहते हैं, और वहां पर इस तरीके से एक वर्ग या एक परिवार
बेरोजगार या एक जैसे लोगों की वहां पे भरमार होती रहती है, जो संविधान के बिल्कुल भी फेवर में नहीं होता। इस प्रकार से फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म वहां पे चलती है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहां पर नहीं रखा गया है कि उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर ही जो कॉलेजियम है वो नए जजों को चुनेगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया यहां पर नहीं रखा गया है। पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है जुडिशियल सिस्टम की, और यहां पर जो है वो वाकई में इस तरह के काम हो सकते हैं कि हो जाए, लोग यानी जजेस हमारे जो है वो अपने ही लोगों को अपना उत्तराधिकारी बनकर दोस्तों यहां पर चले जाएं, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस यहां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में देखा होगा 3 ऑर्गन्स रहते हैं सरकार के, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। लेकिन जजेस की नियुक्ति की इस प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि केवल जुडिशरी का ही यहां पर रोल रहता है, बाकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के रोल जो है बहुत ही सीमित है, कंट्रोल है, जबकि एग्जीक्यूटिव का तो कोई रोल यहां पे होता ही नहीं है। इस प्रकार दोस्तों इमेंस पावर जो है यहां पर वो जुडिशरी को ही दी गई है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा दोस्तों यहां पे खतरा बना हुआ है कि भाई इस चीज का मिसयूज हो सकता है। कोई भी जज अपने किसी व्यक्ति को यहां पर रखता है, या फिर यहां से आगे करप्शन खोरी भी शुरू हो सकती है कि लोग यानी जजेस हमारे पैसा लेकर किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, या किसी भी प्रेशर में अपॉइंट कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से देश के लिए खतरे वाली बात दोस्तों हो सकती है। ऐसे चैलेंजेस भी यहां पर दोस्तों उठते रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्लोज डोर मैकेनिज्म है, यानी यहां पर किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल सेक्रेटरीट यहां पे इन्वॉल्व नहीं होता, सरकार का कोई भी बंदा वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता, केवल जुडिशरी के मेंबर ही वहां पे दोस्तों रहते हैं। इसका मतलब यह है कि भाई क्लोज डोर है, आपको नहीं पता कि उन सभी जजेस के बीच में, कॉलेजियम मेंबर्स के बीच में क्या चल रहा है, उनके पास कितनी नॉलेज है, या वो किन से मिल रहे हैं, उनके डिसीजन किन मानकों पर बेस्ड है, आपको नहीं पता, क्योंकि कोई भी सरकार का या कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर, कोई भी लेजिस्लेटिव मेंबर उसमें शामिल नहीं होता, केवल जुडिशरी के ही 3-4 लोग वहां पे दोस्तों रहते हैं। इसीलिए यहां पर दोस्तों ये खतरा बना हो रहा है क्लोज डोर मैकेनिज्म का, कि अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता, आपने किसी के भी नाम को रिकमेंड क्यों किया हमें नहीं पता कि वो क्यों किया। और खास बात यह है कि उस कॉलेजियम कमेटी की जो बैठक होती है उसके मिनट्स भी दोस्तों तैयार नहीं किए जाते हैं। साथ ही साथ अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोस्तों ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल बन के उभरा है, और काफी समय से सवाल बन के उभर रहा है कि इस कॉलेजियम के कारण एक अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। कुछ लोग इसको जातियों से जोड़ देते हैं कि एक ही जाति के लोग बन रहे हैं, दूसरी जाति के लोग नहीं बन रहे हैं। कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ देते हैं कि कॉलेजियम के कारण जो है वो अपनी धर्म के लोगों को भर्ती कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इसको वर्ग से जोड़ देते हैं कि भाई एक वर्ग पहुंच गया है तो वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने ही वर्ग के लोगों को वहां पे पहुंचा रहा है। कुछ लोग इसको जेंडर से जोड़ देते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसी वजह से कम हो रहा है क्योंकि पुरुष प्रधान वहां पे न्यायाधीश जब वो पुरुषों को अपॉइंट करते आ रहे हैं, महिलाओं को अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे आरोप जो है वो इस कॉलेजियम व्यवस्था पर दोस्तों पहले काफी लग चुके हैं और अभी भी लगातार लग रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये तो इश्यूज थे, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए कि सुधार के लिए हमने क्या किया है या सुधार हमने इसमें करने का प्रयास किया भी है या नहीं किया है, तो उसके लिए बहुत सही चीज आपको बता दूं कि अभी कुछ वर्ष पहले दोस्तों नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात दोस्तों की गई थी, और इसके लिए संविधान में 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 को भी दोस्तों लेके आया गया था। लेकिन दोस्तों इसको कोर्ट ने 2015 में रोक दिया, क्योंकि कोर्ट ने यह हवाला दिया कि ये जो नियम है ये नियम क्या करता है, जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है उस पर आघात करता है। जबकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने कहा था कि एक 4 सदस्यीय टीम बनेगी, उस टीम में सरकार के भी लोग होंगे, जुडिशरी के भी लोग होंगे और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी होंगे, जिससे जो तंत्र होगा वो पारदर्शी होगा। उसमें एक व्यक्ति की या एक संस्था की या एक तरह के लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, और वो क्लोज डोर मैकेनिज्म जो है वो बाहर खुल के आएगी। बाहर के लोगों को, बाहर मतलब सरकार के लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को, सबको पता लगेगा कि भाई अंदर मीटिंग में क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के प्रभाव में आ जाएगी और उसकी स्वतंत्रता दोस्तों उससे छीन ली जाएगी। ये उस पर एक प्रकार खतरा बन जाएगा, इस वजह से इसको रोक दिया गया। अब कुल मिलाकर दोस्तों कहानी ये है कि दोबारा से मुद्दा आ गया है, दोबारा से ही सरकार के व्यक्ति ने इस प्रकार के मुद्दे को छेड़ दिया है। अब देखना होगा कि आगे हमारा सिस्टम किस प्रकार के तंत्रों पर चलेगा और किस प्रकार की बात को आगे सुनता है। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कॉलेजियम सिस्टम भारत के संविधान के अनुरूप है,
क्या कॉलेजियम सिस्टम भारत की जनता के हित में है? क्या कॉलेजियम सिस्टम भारत की जुडिशरी के हित में है? ये बताइए। और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या कॉलेजियम व्यवस्था में कोई चेंज होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो वो क्या चेंज होना चाहिए, ये मुझे कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं दोस्तों। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे मिलता रहूंगा हर अभी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लूंगा इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गंगा स्नान की, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देव दीपावली की, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की। आप सभी से विदा लूंगा और मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और हमेशा आलस से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद। It all starts with a belief. Belief to carve out a new path to bring knowledge. To build the leaders of tomorrow. We bring the way that leads to something new. To something better than the rest. At the right moment. At the right turn. At the right page. Now unveiling the outlook that is dynamic, accessible, and progressive.